अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में आने के बाद हुकूमत की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू दायर करने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का इंदिया भी दे चुके हैं। अगले सेगमेंट में कुछ बात करेंगे। बजट आने के बाद से एक तरफ तो महंगाई बढ़ती ही चली जा रही थी, अवाम परेशान हाल दिखाई दे रहे थे। हमने पिछली बार देखा कि पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा हुआ और ये भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये इजाफा दोबारा होगा क्योंकि पेट्रोल की लेवी में भी इजाफा हुआ था जिसे 60 से 80% कर दिया गया था। इसके पेश नजर अब ये देखा जा रहा है कि शायद पेट्रोलियम की प्राइसेस भी बढ़ने जा रही हैं। दूसरी तरफ बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, तो मजीद अवाम के ऊपर महंगाई का बोझ पड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम कुछ आलमी मंजरनामे से गजा की ताज़ा सूरत हाल पर भी बात करेंगे क्योंकि इसराइल के जो हमले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। प्रोग्राम में बिला ताखीर शामिल गुफ्तगू करेंगे सलीम बुखारी साहब को, जो कि हमारे साथ स्टूडियो से नहीं घर से मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम मुनीज़ा, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सॉरी सर, वो मैंने कह दिया आप स्टूडियो में हैं लेकिन आप तो घर पर हैं। नहीं, वो बात जो सूरत हाल है, मुहर्रम की 8वीं तारीख है तो मैं इस्लामाबाद इसी सिलसिले में आया हुआ हूँ, तो फिर ज़रा दफ्तर को अवॉइड किया, मैंने कहा घर से ही कर लेते हैं। तो जी शुरू कीजिए जनाब। बुखारी साहब, आप देखें जो फैसला आया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का, उसके बाद हुकूमती रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है और ये रद्द-ए-अमल काफी सख्त है, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक रिव्यू पिटीशन में जाने का ताल्लुक है वहाँ तक तो रद्द-ए-अमल की बात ठीक है, लेकिन जो पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाने की बात है, पहली बात तो ये कि हम इब्तिदा में ये अर्ज कर दें कि हम कभी भी किसी सियासी जमात के ऊपर पाबंदी लगने के हक में नहीं हो सकते, ना होना चाहिए, हत्ता कि उस पार्टी से कुछ ऐसी गलतियां सरजद हो जाएं जिससे पाकिस्तान की सालवियत को ख़तरा हो, जिससे पाकिस्तान के आइन की तज़हीक हो रही हो या सबवर्शन हो रही हो, और उसके लिए भी कड़े सबूत होने बहुत ज़रूरी हैं। हमने देखा आज अता तारड़ साहब जो है, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें तो उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया, हालांकि अनटिल वेरी रिसेंटली नून लीग की पूरी क़यादत पाबंदी लगने के हवाले से वाज़ेह तौर पर यह स्टांस रखती थी कि किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं है और ये कि नून लीग इसके हक में नहीं है। लेकिन अचानक क्या हुआ है, अचानक तो खैर मैं नहीं कहूँगा, इसलिए कि एक पूरी चार्जशीट है जो उन्होंने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनाई है और उस चार्जशीट के मद्देनज़र उनका ख्याल है कि वो सुप्रीम कोर्ट को एक रेफरेंस भेजेंगे और उस रेफरेंस के नतीजे में आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा दर्ज होंगे। नाम भी ले दिए उन्होंने, प्रेसिडेंट जो आरिफ अलवी हैं साहब का सदर, उन पर, और जो कासिम सूरी साहब उस वक्त डिप्टी स्पीकर थे, और इमरान खान साहब जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। इन तीन के तो बाकायदा नाम ले दिए गए हैं कि उनके ऊपर आर्टिकल 6 के तहत जो है वो हाई ट्रीजन का मुकदमा दर्ज होगा। हमारे यहाँ पार्टियों पर पाबंदी लगने की एक ही रवायत मौजूद है, वो है जब नेशनल अवामी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगी थी जिसकी क़यादत उस वक्त वली खान साहब कर रहे थे, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट की मर्जी और इजाज़त के बगैर तो पाबंदी नहीं लग सकती है। यहाँ भी ऐसा ही है, एक रेफरेंस भेजा जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट जब तक इजाज़त नहीं देगी या उसको इंडोर्स नहीं करेगी, किसी के खिलाफ आर्टिकल 6 का मुकदमा कायम नहीं हो सकता। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर यह कहा कि हम एक रेफरेंस भेजेंगे और क्यों भेजेंगे उसकी बड़ी तवील वजाहत उन्होंने पेश की है। जो वो ये कह रहे हैं कि जी जो यानी तहरीक अदम एतमाद आने के बाद जिस तरह से उजलत में असम्बली को डिज़ोल्व किया गया था, असम्बली तोड़ दी गई थी, उसमें जिस तरह की फुर्ती और जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया कि एक रेजोल्यूशन पास कराई गई नेशनल असम्बली से जिसको 5 मिनट के बाद सदर को भेज दिया गया, जिन्होंने 5 मिनट के बाद उसकी अप्रूवल दे दी, एंड देयर एवरीथिंग वाज इन फ्रंट ऑफ अस के जनाब असम्बली तोड़ने की पूरी कोशिश हो गई है। अब इन तीनों एक्ट्स को वो कहते हैं कि ये एक्स्ट्रा वायरस है और यानी कॉन्स्टिट्यूशन की नफ़ी है, उसकी सबवर्शन है। सही। ये स्टैंड आउट करेगा अदालत में जाके या नहीं करेगा वो तो अपनी जगह है, लेकिन ये बात सिर्फ इसी एक चीज़ पर ख़त्म नहीं होगी।
ठीक। एक तवील चार्जशीट जैसा कि मैंने कहा पहले कि पेश की गई है और साथ ये दावा किया गया है कि उसके सबूत मौजूद हैं। अब जल्दी जल्दी अगर आप इजाजत देंगी मुझे तो मैं प्लीज। उसको सम अप करने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले साइफर जी। साइफर एक ऐसा केस है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हाई ट्रीजन का सबब बन सकता है अगर किसी ने उसकी ब्लैटेंट वायलेशन की हो। हम देखते हैं कि साइफर को एक पब्लिक रैली के अंदर लहरा के और उसके कंटेंट्स को जाहिर किया गया जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन है। दूसरी बात, उसी साइफर के लहराए जाने के बाद दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात में जिस नौइयत की कशीदगी आई थी वो भी हम सबके सामने है। उसके बाद चार्जशीट में यह भी शामिल है कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में जो 3.5 पौने 4 साल का है वो सी पैक जैसे गैगा प्रोजेक्ट को स्टॉल्ड रखा, बिल्कुल जीरो काम उसके ऊपर हुआ। उसके बाद 9 में एक और बहुत बड़ा सानहा जिसको मैं कहूँगा वो है, उसकी जिम्मेदारी आयद होती है या नहीं होती ये फैसला करना तो अदालतों का काम है। मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात चल रहे हैं। अभी हाल ही में देखा हमने कि बानी पीटीआई और उनके और कुछ साथियों के खिलाफ नए मुकदमात दर्ज हुए हैं जिसमें उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। ठीक। इसके बाद आप देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे हुकूमत समझती है कि ये वायलेशन है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की, पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ। मिसाल के तौर पे जिस तरीके से ख़त लिखा गया आईएमएफ को, अगर आपको याद हो, 2 वज़राए ख़जाना थे, एक KPK के दूसरे पंजाब के, और जो वफाकी वज़ीर ख़जाना थे शौकत तरीन साहब, इन्होंने एक ख़त लिख मारा IMF को कि पाकिस्तान को कर्जा ना दिया जाए। चलिए ये एक दफ़ा हो गई गलती, इसको दोहराना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर हमने उसके बाद देखा कि वाशिंगटन में IMF के हेड ऑफिस के सामने और वर्ल्ड बैंक के हेड ऑफिस के सामने बहुत ही खान साहब के चहीते शहबाज गिल साहब और उनके 2 दीगर साथी जो हैं जी, उनका नाम लेना शायद इस वक्त मुनासिब नहीं है क्योंकि हमारे पास हमारे सामने कोई ऐसा सबूत नहीं है। उन्होंने जो दूसरी कोशिश की IMF को के प्रोजेक्ट को, और जो इस वक्त स्टाफ लेवल मुआहदा जो हो गया है, जो मिड टर्म लोन हम ले रहे हैं उनसे, उसको सब अटैच करने की। बुखारी साहब, दूसरी बात यह है कि अदलिया के बारे में भी जी बुखारी साहब मैं आपसे बड़ा अहम सवाल करना चाह रही हूँ, वो ये कि हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है, अगर हम बात करें बिलखुसूस अता तारर साहब की, तो वो ये कहते हैं कि हुकूमत इसको रिव्यू के लिए लेकर जाएगी, तो क्या उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हिमायत हासिल है? देखिए, पीपल्स पार्टी की तरफ से रिएक्शन तो आ चुका है, उसका मैं तज़किरा ज़रा बाद में करना चाहता था, लेकिन पीपल्स पार्टी ने तो कहा है कि हम किसी भी यानी आर्टिकल 6 की एप्लीकेशन के हक में नहीं है, ना हम किसी पार्टी के बैन होने के हक में हैं। जहाँ तक रिव्यू का ताल्लुक है, वो चूँकि हुकूमत बराह रास्त उससे मुतासर हो रही है, उसकी 2/3 मेजॉरिटी जा रही है। पीपल्स पार्टी उसके ऊपर ओपनली क्या स्टांस लेगी ये तो मुझे अभी नहीं मालूम है, क्योंकि उनकी तरफ से ये अभी इंदिया नहीं आया है कि वो इस रिव्यू पटिशन में जाने के लिए नून लीग के साथ है या नहीं है। लेकिन जैसा हमने सुना, तमाम वकला की गुफ्तगू हमने सुनी है, रिव्यू पटिशन दायर करना जो है वो इंटर कोर्ट रिव्यू जो है वो हक हासिल है हुकूमत को भी, किसी भी पाकिस्तानी शहरी को। तो मेरे ख्याल से हुकूमत चाहेगी कि वो जितने भी ऑप्शन उसके पास है वो एक्सप्लोर करे। उस फैसले के बारे में जो कुछ हमने सुना है वो आपके सामने है कि किसी ने ये मिसाल दी कि आप दाता साहब जाएं तो वहाँ से आपकी हर मुराद पूरी होती है, सुप्रीम कोर्ट जाएं आपकी मुराद भी नहीं होती, पूरी हो जाती है और पूरी होकर घर भी पहुँचा दी जाती है। अच्छा। तो ये मेरे ख्याल से कोई बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रिएक्शन नहीं है। ऐसा ही हुआ है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील्स थी जिसको या रिजेक्ट होना था या एक्सेप्ट होना था, लेकिन उसके नतीजे में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तो अपीलें कर दी गई रिजेक्ट, और PTI को कहा गया कि ये लीजिए जनाब आपकी सीटें, हम आपको सिल्वर प्लेटर पे रख के दे रहे हैं। ऐसा एक दफ़ा पहले भी हुआ था कि पनामा की प्रोसीडिंग शुरू हुई थी और पनामा में से कुछ नहीं निकला था तो अकामा पे एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को उठा के प्राइम मिनिस्टर हाउस से बाहर फेंक दिया गया था। ये मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं। अगर आप थोड़ा वक्त मुझे देगी तो मैं आपको बताऊंगा कि जो जुडिशल एक्टिविज़म इफ्तिखार चौधरी के दौर से शुरू हुआ था वो अपनी बदतरीन शक्ल में साकिब निसार साहब के दौर में रहा, आसिफ सईद खोसा के दौर में रहा, गुलजार साहब के दौर में रहा, और अपनी इंतहा को पहुंचा वो उमर अता बंदियाल साहब के दौर में। तो जब अदालतें जुडिशल एक्टिविज़म करने लग जाएं
तो फिर मुआशरे में इस इंसाफ का हसूल जो है वो नामुमकिन हो जाता है। जो हम बात कर रहे थे कि जो अतारुल्लाह तारड़ साहब ने आज एक तवील चार्जशीट लगाई है, उसमें भी एक ढंग की बात सिर्फ यह है कि वो बराह रास्त ना कोई मुकदमा दर्ज करने जा रहे हैं, बल्कि एक रेफरेंस की सूरत में सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करेंगे। दोनों ही मामलों में जो रिव्यू है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुकदमे के हवाले से, जो सीटों का मामला है, उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं। एक दफ़ा हल्फ उठा के कहा गया हम तहरीक इंसाफ के लोग हैं, दूसरी दफ़ा हल्फ उठा के कहा गया हम सुन्नी इत्तेहाद के लोग हैं, अब नए सिरे से हल्फ उठाए जा रहे हैं कि हम तो फिर उसके हैं। मुझे समझ में नहीं आती कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63 कहाँ गया, उनको भी समझ नहीं आती पूछने वाला। एनीवे, जो क्या नतीजा निकलेगा वो भी कंफ्यूज है। जी, बिल्कुल समझ नहीं आती, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। इसलिए देखिए, वही मैंने कहा कि जब आप ऐसे फैसले हों जब आला अदलिया की तरफ से, जिसके जरिए इबहाम और बढ़े, तो उन फैसलों को आप बहुत आसान फैसला नहीं कह सकते। अब आप ये देखिए, अगर इसकी तफसील में आप जाएंगे तो बहुत ही खौफनाक सूरत हाल सामने आती है। कुछ लोगों का ख्याल ये है कि फैसला तो उलट था 8-5 का, लेकिन लास्ट मिनट में तब्दील हुआ लॉबीज की वजह से। आप देखिए उठा के सोशल मीडिया को, धड़ाधड़ इसके ऊपर वीलॉग्स हो रहे हैं। कोई कहता है जी कि 2/3 मेजॉरिटी ख़त्म करने की कोशिश कुछ जजेस ने इसलिए की कि अगर ये ना हुआ तो सोशल मीडिया की बात ही नहीं करते। ना हुआ मुझे तो आपकी बात याद है, आप ये कहते थे कि मुझे इसके आसार नजर नहीं आते। ये तो आपके लिए भी खिलाफ तवक्को फैसला है। जी देखिए, मैंने अपने तजर्बे के ऊपर जो भी छोटा मोटा है, सही है गलत है, मैं जाहिल हूँ ला इल्म हूँ, ये हो सब कुछ हो सकता है, लेकिन मैंने तो अपने तई एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ मैंने जो नतीजा अखज़ किया था, मुझे कतन कोई शिकायत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसके उलट कर दिया। लेकिन जो बात मैं आपको कहने जा रहा हूँ उसको अगर आप थोड़ा सा तवज्जो से सुन ले, कि कहा यह गया कि अगर हुकूमत की 2/3 मेजॉरिटी ख़त्म ना की गई तो एक ऐसी अमेंडमेंट आएगी आइन में जिसके ज़रिए जजेस की अपॉइंटमेंट पार्लियामेंट करेगी, जिसके ज़रिए टेन्योर जो है वो पार्लियामेंट तय करेगी। एक्सटेंशन देना, जिस तरह के हमारी तारीख़ में एक घनौना बाब ये भी है कि हर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है उसको आइनी हक दे दिया गया है कि वो 3 साल की एक्सटेंशन एक साथ ले सकता है। तो एंटिसिपेट किया जा रहा था कि शायद काजी ईसा के हवाले से भी यही हो कि उनको 3 साल की एक्सटेंशन दे दी जाए, तो सारा ही गड़बड़ हो जाना था। तो बहुत सारी बातें हैं जो अभी पोशीदा हैं, या कह दीजिए कि अभी पूरी तरह से सामने नहीं आई हैं, लेकिन ये फैसला कंट्रोवर्शियल है, ये फैसला तवक्कात के बरअक्स है, ये फैसला हकायक के भी बरअक्स है। जैसा मैंने आपसे कहा कि जिस चीज़ की, मैं एज ए लॉ स्टूडेंट कह रहा हूँ, जिस चीज़ की पिटीशन में प्रे ना हो उसका रिलीफ देने का रिवाज दुनिया की आला अदलिया में नहीं है। और चूंकि हम इस किस्म के फैसले करते हैं जो पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तभी हमारा मकाम जो है इंटरनेशनल कैटेगरी ऑफ जस्टिस के हवाले से वो आपके सामने है। इसको अगर 140 या 130 से भी नीचे ले जाना है तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। सर, एक और मामले पे अगर आप मेरी रहनुमाई फरमा दें, अब होगा क्या? जिस तरह के फैसला आ चुका है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का, अब होने क्या जा रहा है इसके बाद? देखिए, जो वकला ने कहा है पीटीआई के, उनका तो ख्याल ये है कि पहली बात तो ये कि रिव्यू की कोई गुंजाइश ही नहीं निकलती है, और फिर उन्होंने ये बावर भी कराने की कोशिश की है कि भाई ये जो आपकी रिव्यू पिटीशन है ये जाएगी तो उन्हीं जजेस के पास जिन्होंने फैसला किया है, तो नतीजा भी वही निकलेगा। वो डरा रहे हैं कि आप ना जाएं क्योंकि आपको मुंह की खानी पड़ेगी वहाँ पर। मुमकिन है कि वो दुरुस्त कह रहे हों, लेकिन ये भी हमने देखा है कि कुछ मामलात में जो बहुत ही संगीन नौयत के थे, जब रिव्यू पिटीशन जाती है तो फैसले बदल जाते हैं, फैसले तब्दील हो जाते हैं। मैं आपको हवाला दूंगा जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब का, जिनके खिलाफ आर्टिकल 6 लगा था। किसी एक भाई वकील ने कहा कि जी ये तो कोई रवायत ही नहीं है यहाँ आर्टिकल 6 के लगाने की, ये बिल्कुल गलत है। एक मिलिट्री जनरल के ऊपर, एक मिलिट्री डिक्टेटर के ऊपर आर्टिकल 6 का नवाज हुआ था, और उसकी सज़ा, मैं तो उसका जिक्र मुकम्मल तौर पर करने से भी डरता हूँ, इतनी खौफनाक सज़ा सुनाई गई थी। वो किस तरीके से फिर बदली वो भी आपके सामने है। जी, अगर आपको याद हो, हाईजैकिंग का केस हुआ था जनाब नवाज शरीफ के हवाले से, तो वो किस तरीके से फिर यहाँ से बाइज्जत तौर पे सऊदी मेहमान बन के चले गए थे।
तो अदालतों में तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो तवक्को के बरक्स होता है, जो कई दफ़ा आइन की रूह के भी खिलाफ होता है। तो अदालतों के हवाले से तो मैं इससे आगे जाने के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन दो बातें करना और ज़रूरी है। देखिए, जब आप एक ऐसी पोजीशन ले लेंगे कि हमें सियासतदानों से बात करने से बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूं, इससे बेहतर है पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दें, इसके नतीजे में 3 हिस्से हो जाएंगे, फौज ये हो जाएगी, वो ये इस तरह की जो यानी नैरेटिव्स हैं, ये पाकिस्तान की बहबूद या पाकिस्तान की भलाई के लिए तो बहरहाल नहीं है, या इससे कोई फ़ायदा हासिल हुआ हो तो मुझे बता दीजिए। दूसरी तरफ ये है कि रवैये आपके ये हैं कि एक तरफ आप ये कहते हैं कि हम बात नहीं करेंगे ना सियासतदानों से, ना पार्लियामेंट के ज़रिए हम अपनी आवाज़ उजागर करेंगे, हम तो बात करेंगे सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से। चलिए जनाब, ये भी मान लिया आपने, लेकिन जब आप इसके लिए ख़त लिखने का इंदिया देते हैं तो उससे अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि मैं इस जनरल को तो कब्र तक नहीं छोड़ूंगा। आप मुझे बताइए तो सही कि ये इतनी सेल्फ कंट्राडिक्शन जो है, इसके नतीजे में कभी जमहूरी मुआशरे में, कभी जमहूरी अंदाज से मसाइल का हल मिल सकता है। पार्लियामेंट में आप डिनायल मोड में हैं, सियासतदानों से बात करने में आप डिनायल मोड में हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ आपकी सुर नहीं है, मुकदमात आपके ऊपर बेपनाह है, 9 मई की गठड़ी आप सर पर उठाए हुए हैं। तो मुझे नहीं समझ में आती कि ये रवैये क्या हैं कि हम किसी से बात नहीं करेंगे। देखिए, ऑल सेड एंड डन, पाकिस्तान की सोसाइटी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आर पॉलिटिकल रियलिटीज़। वो पार्लियामेंट में मौजूद हैं, वो सूबाई असम्बलियों में मौजूद हैं, उनकी कई अपने अपने सूबों में हुकूमतें कायम हैं। आप कैसे कह सकते हैं? और मुझे एक बात जिसकी बिल्कुल समझ में नहीं आती वो ये कि इलेक्शन धांधली, यस, हर इलेक्शन के बारे में उंगलियां उठी हैं, लेकिन वो लोग जो 2018 के इलेक्शन के नतीजे में बरसरे इक़्तिदार आए थे, उनको धांधली की बात करते हुए 2-3 बार सोच जरूर लेना चाहिए। सर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहती हूँ, क्या हुकूमत को अपने जाने का धड़का तो नहीं लग गया, तभी ये इकदाम इस तरफ आ गए हैं कि हम इस जमात पर पाबंदी आयद करवा देंगे? देखिए, 2-3 चीजें जो है उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। पहली बात तो यह है कि ना ही तो अब तक हुकूमत अपना मुआशी एजेंडा जो है उस पर अमल दरामद करके पाकिस्तान को मुआशी बहरान से निकाल सकी है, ना ही सियासी इस्तेहकाम का ख्वाब पूरा हुआ है। तो जब ये 2 चीज़ों में वो नाकाम हो गए हैं तो शटर तो हुए होंगे, थोड़ी सी लर्जिश तो उनके अंदर आई होगी, और जब आप डेस्परेट इक़दामात करने चल निकलते हैं तो इसका मतलब भी ये होता है कि आपकी पोजीशन कहीं ना कहीं कमज़ोर ज़रूर है। मेरे ख्याल से सारी ही पॉलिटिकल एलीट को फिर एक दफ़ा किसी ग्रैंड नेशनल रिकन्सिलिएशन की बात करनी चाहिए, जिसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैं जिम्मेदारी से ये कहना चाहता हूँ कि अगर सियासतदान आपस में इसी तरह गंद डालते रहे तो फिर मेरे अजीज़ हमवतनों का किसी को गिला नहीं करना चाहिए कि वो क्यों आए हैं। माजी में भी यही हुआ है। मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 3 मरतबा जो मिलिट्री इंटरवेंशंस हुई हैं वो इस वजह से हुई थी कि पॉलिटिकल एलीट जो है, पॉलिटिकल कार्डर जो है, वो नाकाम हो गए थे मुल्क को चलाने में। जी ठीक है सलीम बुखारी साहब, जमहूरियत का हुस्न के बातचीत करके मसाइल का हल निकाला जाए, लेकिन इस वक्त जिस बुखलाहट का शिकार हमें हुकूमत वक्त नजर आ रही है वो हमें बजट में और उसके बाद आए रोज बढ़ती हुई कीमतों में भी नजर आ रही है। इस तरह के हमने ब्रेक पर जाने से पहले बात की कि हम महंगाई की बात करेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा तवक्को है, उस पर भी बात करनी है, लेकिन जिस मौजू पर हम पहले बात कर रहे थे उसमें कुछ 2 अहम बड़े निकात मिस हो गए हैं। मैं चाहूंगी सलीम बुखारी साहब आप जरा उनको एक बार हाईलाइट कर दें। देखिए, एक बात तो जो है वो 9 मई के हवाले से जो चार्जशीट जो है लगाई गई है, ख़ास तौर से शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर, अपने जो यास्मीन राशिद साहिबा हैं वो, उमर सरफराज चीमा, वो ये इम्पोर्टेंट लोग हैं, उनके ये चार्जशीट जो लग जाती है, इसका मतलब ये है कि मुकदमा जो है वो पहले फेज़ से दूसरे फेज़ में चला गया है, और ये कि मुकदमे की नौइयत जो है उसकी संगीनी से फिर जो है वो एतराज़ यानी उससे बचा नहीं जा सकता। तो एक तो ये मैं समझता हूँ कि इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, जैसा मैंने पहले कहा था और मैं कंसिस्टेंटली अपने प्रोग्रामों में कहता आया हूँ कि 9 मई की गठड़ी जो है इसको उठाना बहरहाल पड़ेगा,
और जो रवैया रवा रखा पीटीआई की लीडरशिप ने, ख़ासतौर से खान साहब ने, उसकी वजह से अल्टीमेटली 1 साल के बाद उनके खिलाफ भी मुकदमात जो है 9 मुकदमात कायम हुए हैं 9 मई के हवाले से। ये नौबत इसलिए आती है कि जब आप कन्फ्रंटल पोजीशन ले लेते हैं, जब आप लोगों को उनके कब्र तक पीछा करने की धमकियां देते हैं, तो फिर दूसरी तरफ से भी एक रेड लाइन जो है वो खींची जाती है। मैं ये समझता हूँ कि ये उसी रवैये का नतीजा है जिसके नतीजे में आज हम यह आर्टिकल 6 की बात कर रहे हैं, पार्टी के बैन किए जाने की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज़ ए गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, इट्स ए गेम ऑफ गिव एंड टेक। जब आप एक्सट्रीम पोजीशंस ले लेते हैं तो 2 ही रास्ते रह जाते हैं, या आप जीतेंगे या आप हारेंगे। और जब आप हारते हैं तो फिर आपके आने वाले वक्त के अंदर किसी भी तरीके से कामयाब होने के जो इम्कानात हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। दूसरी बात, अफजल शेर मरवत साहब हैं, आपको पता है बड़े दबंग किस्म के लीडर थे पार्टी के। उनको किसी और सियासी पार्टी ने तो क्या नुकसान पहुंचाना था, या उनके किसी और सियासी मुखालफ ने। उनकी पीठ में छुरा घोंपा भी आया अगर, तो उनकी अपनी पार्टी ने एक दफ़ा नहीं 2, 3, 4 मरतबा उनकी तज़हीक और तजलील हो चुकी है। और आखिरी ये है कि उनको अब चार्जशीट कर दिया गया है पार्टी की तरफ से। और दूसरा ये कि उनकी तरफ से भी रिएक्शन आया है उसके ऊपर। लेकिन ये पार्टी के अंदर की जो तोड़ फोड़ है, ये किसी भी एतबार से किसी भी जमात के लिए, चाहे वो मुस्लिम लीग नून है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, चाहे वो पीटीआई है, अंदर की तोड़ फोड़ जो है वो ज़्यादा नुकसानदेह होती है। आपका दुश्मन आपको इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपकी अंदर की तोड़ फोड़ से आपको पहुंचता है। तो ये 2 बातें रह गई थी मेरे ख्याल से। इसका तज़किरा बिल्कुल आपने ठीक किया कि इनका तज़किरा कर दिया है। अब आते हैं आपके महंगाई की तरफ। आपने जिस तरीके से अपने इंट्रो में डराया था और अभी आपने बात शुरू की थी ब्रेक पर जाने से पहले, देखिए गुजारिश ये है कि मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा क्रूअल और हार्टलेस गवर्नमेंट मैं समझता हूँ कोई नहीं हो सकती, जो अवाम का खून निचोड़ने के लिए यानी ऑलमोस्ट हफ्तावार इकदाम कर रही हो। यानी 1 हफ्ते पेट्रोल की कीमतें कम की है, 3 हफ्ते बढ़ा दी है। गजब खुदा का, 1 लीटर के ऊपर 77 रुपए तो आप ले रहे हैं लेवी की सूरत में, और 17.5% आप ले रहे हैं उसके ऊपर सेल टैक्स की। और खुदा के वास्ते अपनी जेबें तो आप भर रहे हैं, उसके बदले में आवाम को आप दे क्या रहे हैं? सुबह शाम का जो तमाशा शुरू किया है इन्होंने ना, देखिए अनफॉर्चुनेट बात यह है मुनीज़े कि बाज़ औक़ात इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस डाउन जा रही होती हैं, हमारे यहाँ जो है वो ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही होती हैं। हमारे यहाँ माफियाज जो है, इस शोबे में भी माफियाज का राज है। हमने आपको मैं हैरान कुन बात बताऊं कि जो ऑयल एक्सप्लोरेशन है, जो पाकिस्तान में बेपना इम्कानात हैं गैस के, जहां गैस हो वहां ऑयल ना हो, जहां ऑयल हो वहां गैस ना हो, ये हो नहीं सकता है। हमने पिछले 40 बरस में एक रिग नहीं खरीदी है अब तक कि हम ऑयल एक्सप्लोरेशन की तरफ जाएं, नए कुएं खोदें, उनकी गहराई में जाके उनमें से तेल निकालने की कोशिश करें। क्योंकि ये जो 70 रुपए पेट्रोल के ऊपर लेवी है, ये जो 17.5-18% उसके ऊपर टैक्स है, ये जो सुबह शाम आवाम के साथ आप खिलवाड़ करते हैं, इसके इम्कानात कम हो जाएंगे अगर आप खुद कफील हो जाएंगे किसी तरह से ऑयल में। ये बिल्कुल बेमानी और बेढंगी बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इसके ऊपर पूरा मेरा एक थीसिस है। मैं इसके ऊपर पूरा एक प्रोग्राम कर सकता हूँ कि किस तरह से साजिश करके, और ये साजिशें आज से नहीं हो रही, जब से पाकिस्तान बना है तब से हो रही हैं। कभी कहा गया कि हम ऊंचाई पर हैं, ऑयल निकाल लेंगे तो दूसरे को नहीं जाएगा, कभी कुछ कहा गया, कभी कुछ कहा गया। आई होप कि आप समझ रही हैं मेरा हवाला क्या है। बलूचिस्तान में ऑयल एक्सप्लोरेशन ना करने की एक बड़ी वजह यह थी कि उस पर हमारा एक करीबी दोस्त और एक करीबी हमसाया जो है वो राज़ी नहीं था। जब ऐसी कंसिडरेशन के ऊपर आप नेशनल इंटरेस्ट को कंप्रोमाइज़ कर लेंगे तो फिर कौमें जो हैं उसकी कीमत चुकाती रहती हैं। अब आ जाइए जनाब, ये जो एक और धचका देने के लिए तैयार हैं, ऐसे लग रहा है कि शायद आज शाम तक इसका ऐलान हो जाएगा। वो हमें कोई 10-1 बजे के करीब एक बीपर मिलता है, फिर उसके बाद हमें बताया जाता है कि जनाब आपका जो वो है अपने कीमत जो है तेल की वो बढ़ गई है रात को 12 बजे से। ये सब कुछ जो हो रहा है उसके साथ साथ यहाँ बात ख़त्म नहीं हो रही है। बिजली के जो इंजेक्शन दिए जाते हैं, जो झटके, मैं तो कहूँगा इसको, यानी वो जिस तरीके से बिजली के झटके देते हैं ना मरीज जब मर रहा होता है,
ये इस तरह के झटके जो हमें दिए जा रहे हैं सुबह शाम, कभी बिजली की सूरत में, कभी गैस की सूरत में, कभी वो फ्यूल एडजस्टमेंट की सूरत में, और खुदा के वास्ते बस कर दो। इस अवाम को आपने दिया क्या है? इस बजट में भी आपने सबसे ज्यादा खून निचोड़ा है सैलरीड क्लास का, जो वाहद ऐसी क्लास है जो आपको अपनी इनकम के सोर्स पर इनकम टैक्स दे रही है। बुखारी साहब, उन अशराफिया वालों को आपने फिर एक दफा छोड़ दिया है। बुखारी साहब, ये बताइए कि कीमतों में इजाफा तो चले, कड़वा घूंट करके पी लेते हैं, जो स्मगलिंग हो रही है पेट्रोल और डीजल की, क्या उस पर काबू पाने के लिए कोई इकदाम किए गए हैं? देखिए, मैंने आपके साथ माफियाज का जिक्र किया था। जिस लेवल की स्मगलिंग हो रही है, ये माफियाज के बगैर मुमकिन नहीं है। जब इस तरह का ऑयल और डीजल जो सस्ते दामों खरीदा गया हो और टैंकर्स की सूरत में मुल्क के दूसरे हिस्सों में पहुंच रहा हो, तो आप मुझे बताइए इसकी कनाइवेंस में कौन कौन शामिल नहीं है। अगर आपने वो वीडियोस देखी हैं जिसमें कतारों के अंदर जो है वो व्हीकल जो हैं वो ऑयल लेके, अरे खुदा के वास्ते इतना हाईली इन्फ्लेमेबल मामला है कि प्लास्टिक के बैग्स में पेट्रोल और डीजल भरा हुआ है और ट्रकों के ऊपर रखा हुआ ओपन। तो वो भी एक मसला ऐसा है जिसके ऊपर हमारी हुकूमत के पास ना कोई जवाब है, ना उसको रोकने के लिए कोई इकदाम हैं। जब ये सब कुछ हो रहा हो और कीमतें जो हैं वो धड़ाधड़ बढ़ रही हो, मुझे आप बताइए कि गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? ठीक है सलीम बुखारी साहब, पेट्रोल की कीमतों में तो ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि आज रात से बढ़ा दी जाएंगी और 7 रुपये 60 पैसे, जबकि डीजल की कीमत जो होगी वो 3 रुपये 50 पैसे फी लीटर बढ़ने का इम्कान है। दूसरी तरफ जो बिजली की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है, अब तक की अपनी बुलंद तरीन सतह पर होगा ये इजाफा। मैं अगर बात करूं 2 साल में कितना इजाफा हुआ, तो सर ये देखें 26 रुपये फी यूनिट तक महंगी हो चुकी है बिजली 2 साल के अंदर अंदर। ये बात कहाँ तक जाएगी? ये बात जो है ये अल्टीमेटली इस हुकूमत के खात्मे तक जाएगी। ये मैं जिम्मेदारी से आपको इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे ऐसे खिलवाड़ कर रही है ये हुकूमत कि पहले एक कैंपेन चला के, नेशनल कैंपेन चला के कहा गया कि बिजली जो है वो हमारी प्रोडक्शन से आपकी ज़रूरत ज़्यादा है, लिहाजा आप सोलर पर जाएं। लोगों ने अपने जेवर बेच बेच के, अपनी बच्चियों के रखी गई रकमें बेच बेच के सोलर लगवा लिए, और जब देखा कि ये सोलर से तो वापडा को अब नुकसान हो रहा है, क्योंकि बिजली पैदा कर रहे हैं 55,000, खर्च हो रही है सिर्फ 28,000, 25,000 से 28,000, तो वो तो मारे जाएंगे। वो आईपीपीज को पैसे कैसे देंगे? आईपीपीज जो उनके मामे लगते हैं उनको अकोमोडेट करने के लिए वो कौम को एक ऐसे कोने में धकेल रहे हैं कि रुथलेसली उनके साथ रवैया सर, आईपीपी तो ऑलरेडी अपनी कैपेसिटी से कम बिजली जनरेट कर रहे हैं। देखिए, वो जब कम बिजली जनरेट करते हैं तो मेरी और आपकी सेहत पर असर कोई इसलिए नहीं पड़ता कि जो उनकी कैपेसिटी है उनको हम कैपेसिटी पेमेंट करते हैं। एक आईपीपी अगर 10,000 यूनिट उससे आपने खरीदने हैं और आपने उससे 1,000 लिए हैं क्योंकि आपके पास अपनी बिजली थी, तो 9,000 के भी पैसे आपने देने हैं। और ये सारे पैसे मेरे और आपके खून पसीने की कमाई से हासिल किए जाते हैं। इसके ऊपर मेरा जज्बाती होना बिल्कुल नेचुरल है। मैं भी उसी तरह से सफ़र कर रहा हूँ जिस तरीके से एक आम आदमी कर रहा है, लेकिन इसकी हुकूमत को परवाह नहीं है। वो जो एक कॉन्सेप्ट था कि जमहूरी हुकूमत होती है बाय द पीपल, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल, ऐसा कुछ नहीं है। ये अशराफिया के नुमाइंदे हैं। ये अशराफिया को अकोमोडेट करने के लिए जो गरीब तबका है, जो हम सैलरीड क्लास हैं, उसके ऊपर बुलडोज़र चलाते रहते हैं। और ये रवैया मुझे फौरी तौर पर तब्दील होता नहीं दिखाई देता। IMF का बजट का शेल्टर लेके हुकूमत ये तासुर देने की कोशिश करती है कि ये सब कुछ तो IMF की वजह से हुआ है। मैं ये नहीं मानता हूँ। जब यानी अच्छे दौर थे, चाहे वो सब्सिडी की सूरत में था, एक गरीब आदमी को रिलीफ मिलता था, किसान को रिलीफ मिलता था, लेकिन अब IMF की झंडी दिखा के हमको चुप रहने का मशवरा दिया जाता है। आप मुझे बताइए कि इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि मैं कमा तो रहा हूँ 35,000 रुपये महीना और मेरा बिजली का बिल जो है वो 28,000 रुपये है, जबकि मैं खर्च कर रहा हूँ सिर्फ 300 यूनिट। अभी आपने देखा कितना बड़ा स्कैंडल निकला जो मोहसिन नकवी साहब ने पकड़ा है, जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर होते हुए भी इसकी निशानदेही की थी कि ओवर बिलिंग इज़ ए क्राइम।
यानी आपने यूनिट खर्च किए हैं 200, बिल आ गया आपको 400 का, स्लैब आपकी क्रॉस हो गई है और आपकी गर्दन यहां से पकड़ी गई है, मीटर कट जाएगा तो उसको लगवाने के पैसे अलहदा हैं। मुझे आप ये बताइए कि ये रवैये जो हैं ये जमहूरी हुकूमतों के होते हैं? ये जमहूरियत तो अवाम की बहबूद के लिए, अवाम को रिलीफ देने के लिए आती है। हुकूमत चाहे नून लीग की हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, चाहे पीटीआई की हो, ये जो एंटी अवाम रवैया है, ये जो एक आम आदमी के साथ जुल्म की रविश है, ये उनको तर्क करनी पड़ेगी, वरना ये हुकूमतें सब धरी की धरी रह जाएंगी। आप उठा के देख लीजिए इंसानी तारीख के जितने बड़े इनकलाब हैं, चाहे वो चाइनीज़ रेवोल्यूशन है, चाहे वो ईरानियन रेवोल्यूशन है, चाहे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, चाहे वो अमेरिकन रेवोल्यूशन है, चाहे ये सब जो हैं ये ढाबों से शुरू होते हैं जब गरीब आवाम की ज़िंदगी जो है वो यानी मुश्किल हो जाती है। फ्रांस की मिसाल मैं आपको देता चलूँ कि जिस मलका ने कहा था कि रोटी नहीं है तो डबल रोटी खाएं, उसी के महल की छत के ऊपर उनको और उनके मियाँ बादशाह साहब को फांसी दे दी गई थी। यूं इनकलाब आते हैं। मैं डरा रहा हूं हुकूमत को कि खुदा के वास्ते अवाम के गैसो गज़ब से डरें। हमने वो मंजर देखे हुए हैं नवाज शरीफ के दौर में जब लोगों ने वापडा के दफ्तरों को आग लगानी शुरू की थी। क्या हम उस रवैये को बढ़ावा दे रहे हैं कि लोग अपने बिल जला दें? आपको याद है कंटेनर के ऊपर जो कुछ किया गया था? बिल्कुल सलीम बुखारी साहब, वो सारी सूरत हाल याद है और इसीलिए तो कहते हैं कि जिस दौर में जीना मुश्किल हो ना लाजिम है। और जहां तक ओवर बिलिंग की बात थी तो इंशाल्लाह इसका भी सदबाब कर लिया जाएगा। और गज़ा से ये अफसोसनाक खबर तो हम हर रोज़ ही अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं और अभी भी यही है कि जो इसराइली हमले हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, हलाकतें बढ़ती चली जा रही हैं और मजम्मतें जो हैं वो सामने आ रही हैं। ब्राज़ील ने इस बात की मजम्मत की है जो इसराइल की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। सलीम बुखारी साहब, अब बात क्या सिर्फ मजम्मती बयानात तक ही की रह गई है या फिर कोई अमली हम सदबाब भी देखेंगे? देखिए गुजारिश है मैं तो अब इसराइल को ब्लेम देने के लिए तैयार नहीं हूँ। वो तो एक सहवूनी हुकूमत है, वो तो एक जालिम हुकूमत है, वो तो एक अनपॉपुलर रजीम है। वो जुल्म करेगी, जुल्म करने की रविश जारी रखेगी। उसका एहतसाब, उसका अहाता इसी सूरत में हो सकता है कि जो आलमी ज़मीर है वो ज़िंदा रहे, जो आलमी ताकतें हैं वो अपना किरदार निभाएं, जो इर्द गिर्द के पड़ोसी मुल्क हैं वो उनकी दादरसी करें। लेकिन हमने देखा कि कोल्ड ब्लडेडली यानी नेतन्याहू साहब जो हैं वो अपना मज़मूम एजेंडा है उसकी तकमील कर रहे हैं, इंसानी खून से होली खेल रहे हैं। बच्चों के यानी शहीद होने की तादाद का अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो दुनिया की दो बड़ी जंगें जो जंग अज़ीम अव्वल और जंग अज़ीम दोम है, उसमें भी दोनों का मिला के भी अगर आप देखें तो इतने बच्चों और इतनी ख़वातीन की अमवात नहीं हुई हैं जितनी शहादतें यहाँ हुई हैं। लेकिन मैं वो कहते हैं ना कि किसी दुश्मन का या किसी दूर बैठे शख्स का गिला तो मैं तब करूं अगर मेरी अपनी हुकूमत, मेरे अपने मुसलमान ममालिक की लीडरशिप जो है वो कुछ कर रही हो। सिवाय ज़बानी बयानात के हमने कुछ करके नहीं दिया, जिसका नतीजा ये है कि इंसानियत सिसक रही है गज़ा में। जिस किस्म के जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, मेरे ख्याल से इंसान का सर शर्म से झुक जाता है। ये इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम है। नेतन्याहू जो कुछ कर रहा है, मैं एक बात वसूख से कह सकता हूँ, वो ये कि नेतन्याहू और उसकी हुकूमत और उसके हवारी और सहवूनी लीडरशिप को इसकी अल्टीमेटली कीमत चुकानी पड़ेगी। खून जो नाहक बहाया जाता है वो अपना बदला कभी छोड़ता नहीं है। कुदरत का एक निज़ाम है। हमने देखा कि दुनिया के जितने बड़े बड़े डिक्टेटर थे उनका नामो निशान नहीं है। मुहर्रम का महीना है, बात अगर आप यजीद से शुरू कर दें और ले आए फिर दुनिया के जितने भी बड़े बड़े डिक्टेटर थे, कहाँ हैं वो उनकी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। ये तारीख़ का सबक है, ये हम सीखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, वो ये है कि आखिर कब तक? हर चीज़ का अंत है, हर चीज़ का आखिर है। आपने देखा कि हिजबुल्लाह की तरफ से जो कुछ मैसेज दिया गया इसराइल की लीडरशिप को, उसके बाद से काफ़ी तबीयत ठीक होगी नेतन्याहू साहब की भी, क्योंकि वो इतना आसान हलवा नहीं है जिसे वो चट कर जाएगा। पहले भी वो अपनी कुव्वत आजमा चुके हैं लेबनान के बारे में, और हिजबुल्लाह ने जो हाल उनका किया था। कहने का मकसद ये है कि हमास अगर आज हमें दिखाई देती है कि उसकी शहादतें बहुत हुई हैं, लेकिन हमास, मैंने कई बार कहा, ये एक ग्रोह या एक ग्रुप का नाम नहीं,
ये एक सोच का नाम है और दुनिया की कोई भी ताकत सोच को कभी ख़त्म नहीं कर सकती है। हम सिर्फ मुजम्मत की हद तक अपना किरदार निभा रहे हैं। मुजम्मत तो इस वक्त वो लोग भी कर रहे हैं जो हमेशा से इसराइल के साथ रहे हैं। हमने देखा कि पूरी दुनिया में जिस तरीके से आलमी राय आमा तब्दील हुई है, जिस तरीके से यूरोप के बहुत से ममालिक ने इसराइल यानी फ़लस्तीन की हुकूमत को तस्लीम किया है, उसके राइट ऑफ स्टेटहुड को तस्लीम किया है, ये मिसालें भी हमें माजी में नहीं मिलती हैं। हम तवक्को कर रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके, यूनाइटेड नेशन नाकाम हो चुकी है, न वहाँ की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद काम करती है, न वहाँ की जनरल असम्बली की 2 दफ़ा की मेजॉरिटी के साथ कबूल की यानी मंजूर की हुई यूनाइटेड नेशंस को क्या कहना, ओआईसी क्या कर रही है? ये अब मैंने बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सिमत में इशारा किया। जब अपने जो हैं वो खामोशी इख्तियार कर ले और मुजरमाना खामोशी इख्तियार कर ले, अगर अरब लीग कुछ नहीं कर रही है, अगर ओआईसी कुछ नहीं कर रही है, अगर मुस्लिम मुमलिकतें जो मिडिल ईस्ट में इर्द गिर्द इसराइल के बसती हैं, जो अगर सिर्फ उसका सोशल बाइकआउट कर दें तो सांस लेना दुश्वार हो जाए, इसका हिसाब एक दिन फ़लस्तीनी कौम को लेना है। हमने देखा यही रवैया हिंदुस्तान ने कश्मीर के लिए अपनाया हुआ है। ये नेतन्याहू और मोदी, दे आर कॉमरेड्स इन आर्म, दोनों ही मुसलमानों का खून बहा के उससे एक अजीब लज्जत हासिल करते हैं। एक जैसे दरिंदा सख्त ममालिक हैं सलीम बुखारी साहब, ये दोनों एक जैसे दरिंदा सख्त ममालिक हैं, लेकिन आप कहते हैं कि हमास एक जज्बा है, एक जुनून है जो कभी ख़त्म नहीं होगा। मुझे तो ये जज्बा और जुनून दूसरी तरफ भी नजर आता है इसराइल के अंदर, जो तब तक आराम से नहीं बैठेगा जब तक वो इस जुनून को ख़त्म करके ही ना दम ले। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इसराइल के अंदर जो कुछ हो रहा है, जो आपको वेस्टर्न मीडिया बता नहीं रहा है, नेतन्याहू के खिलाफ जितनी नफरत है, ये नेतन्याहू के खिलाफ जितने मुजाहरे हो रहे हैं, नेतन्याहू के खिलाफ यरगमालियों के मामले को कंप्रोमाइज़ करके फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी का जुर्म करने के हवाले से जितना प्रेशर है, यह आप नेतन्याहू से पूछिए जो रातों को चैन की नींद नहीं सो सकता। ये तो बात हो गई इसराइल के अंदर की। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जिस रफ्तार से, जिस बर्क रफ्तारी से आलमी रायमा चेंज हुई है, मेरे ख्याल से दैट्स ए गुड वुमन फॉर द पैलेस्टीनियन कि उनकी कॉज जो है इतनी बड़ी इंटरनेशनल कॉज पहले नहीं बनी थी जितनी अब बन गई है। मैं ईमानदारी से समझता हूँ कि अगर थोड़े से हौसले का मुजाहरा फ़लस्तीनी कौम ने और किया तो नेतन्याहू जो है वो अपनी जूतियाँ चाटने पर मजबूर हो जाएगा, और मुझे लगता है कि वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। जी ठीक है सलीम बुखारी साहब, आपने जिस तरह से कहा कि जब तक ये जज्बा और जुनून फ़लस्तीनियों के अंदर रहेगा या पैदा होता रहेगा, तब तक ये इसराइल या इस तरह के जो दरिंदा सिर्फ ममालिक हैं वो इनका खात्मा नहीं कर सकते। और इंशाल्लाह आज के लिए प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। आपसे कल दोबारा मुलाकात करेंगे। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।